Okay, Bismillahirrahmanirrahim. We are about to start our next lecture, which is on the Born Haber cycle. The Born Haber cycle is actually an application of the Hess law that we have studied in our last lecture. Born Haber cycle introduction. Hess law finds its application, best application in the Born Haber cycle. The cycle has a wide application and it finds its special application in the Hess law. It states that the energy change in a cycle process is always zero. So we end up in Hess law on the point that if the cycle is complete, like A converted into B completed into C, and C complete into D, and A again goes to D again goes to A, then the total energy change will be zero. अब इसके एग्जांपल हमने कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में देखी थी कि एक पाथवे हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड का था और दूसरा हमारे पास पाथवे ये था कि कार्बन पहले एक ऑक्सीजन लेके कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो. सो ये जो एनर्जी चेंज है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है और अकॉर्डिंग टू बॉर्न हैबर एंड हेस लॉ जो अगर एनर्जी जो स्टेट है जो एनर्जी चेंज है साइक्लिक प्रोसेस में अगर वो हो रहा है तो हमेशा सिफर यानी जीरो होगा. It enable us to calculate the latest energy of the binary ionic compound. ऐसे ionic compound जो कि binary हो यानी दो आइंस पे मुश्तमिल हो उनको binary ionic compounds कहते हैं और यह हमें enable कर देता है कि हम calculate कर सकें lattice energy. Now, what is a lattice energy? Lattice energy of an ionic crystal is the enthalpy of formation of one mole of ionic compound from gaseous ions under standard conditions. Now, what are the standard conditions? Standard conditions are 1 atm pressure, 25 डिग्री सी. तो 25 डिग्री सी और 1 एटीएम प्रेशर के ऊपर अगर फॉर्मेशन हो, ठीक है, और उसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें पता हो 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गैशियस आयन से, तो वो लेटिस एनर्जी होती है. गैशियस आयन से डायरेक्टली 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड हम प्रिपेयर करें तो जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आती है वो हमारे पास लेटिस एनर्जी होती है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? 1 एटीएम प्रेशर एंड 25 डिग्री सी. जो लेटेस्ट एनर्जी है NaCl की कॉरस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग प्रोसेस. जो लेटेस्ट एनर्जी है उसके अंदर ये फॉलोइंग प्रोसेस हो रहा होता है. एक तरफ हमारे पास सोडियम है, सोडियम आयंस है गैशियस फॉर्म में, क्लोरीन आयंस है गैशियस फॉर्म में और ये दोनों मिलके 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड NaCl प्रिपेयर करें तो इनकी जो डेल्टा एच लेटेस्ट या डेल्टा एच इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो है -787 किलो जूल पर मोल. जो लेटेस्ट एनर्जी है ये प्रिपेयर नहीं हो सकती, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जो है वो हम उनको नहीं जान सकते डायरेक्टली, but the value can be obtained indirectly by means of the energy cycle. अच्छा, डायरेक्टली लेटेस्ट एनर्जी को मैयर करना नामुमकिन है लेकिन हम इनडायरेक्टली मैयर कर सकते हैं अगर हमें पूरे साइकिल की, यानी पहले सोडियम सॉलिड में, सोडियम सॉलिड से गैस में कब कन्वर्ट हुआ, फिर गैस से कन्वर्ट होके या आइंस में कन्वर्ट हुआ, फिर इसी तरह से क्लोरीन सॉलिड से गैस में, गैस लिक्विड से गैस में, गैस से आइंस में, आइंस में कन्वर्ट होने के बाद इन दोनों के मिलने की एनर्जी जो टोटल डेल्टा एच आएगी उसमें से हम माइनस करेंगे डेल्टा एच नॉट लेटेस्ट एनर्जी, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी की एंथैल्पी होगी. लेट्स जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन दिस बाय यूजिंग अ डायग्राम. So, in the diagram that is on your screens contain the sodium in the solid, contain the sodium in solid, chlorine in the gas. जब ये सॉलिड गैस के साथ मिल रहा है डेल्टा एच हमारे पास हो रही है और सोडियम आइंस गैस के अंदर, क्लोरीन आइन गैस के अंदर कन्वर्ट हो रही है. अब इधर से ही चलते हैं. फिर ये सोडियम और क्लोरीन गैस फेज में आपस में मिल रहे हैं और ये डेल्टा एच फॉलो होते हुए हमारे पास NaCl बन रही है. दूसरा बात यह है कि ये सॉलिड ही गैस के साथ रिएक्ट करे और हमारा सोडियम क्लोराइड बनाए. सो सिंस जो डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है सोडियम क्लोराइड की, इसको हम जो है वो मैयर कन्वीनियंटली कर सकते हैं कैलोरीमेट्रिक मेथड के थ्रू, लाइक ग्लास कैलोरीमीटर और बॉन्ड कैलोरीमीटर. जो डेल्टा एच आई नॉट है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है
can be obtained अगर delta H x यानी total which is the total energy involved in the changing sodium and chlorine from the normal physical state to gaseous and basically हम ये कह रहे हैं कि डेल्टा एच नॉट यानी डेल्टा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो आसानी से हम बना सकते हैं इन कैलोरी मेट्रिक मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं बट जो आयनाइजेशन है स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन जो है उसको अगर हमने फाइंड करना है तो फिर उसके लिए हमें एक प्रॉपर मेथड प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है वो मूव करना पड़ेगा उस पर्पस के लिए जरूरी है कि जो डेल्टा एच एक्स है यानी जो टोटल डेल्टा एच है हमारे पूरे साइकिल की वो हमें पता हो जब हमें वो पता होगी कि कब नॉर्मल फिजिकल स्टेट से कितनी एनर्जी लेके सारी सोडियम और क्लोरीन अपने गैसियस फेस के अंदर गए हैं जब हमें ये सारी चीज पता होगी तो फिर हम फर्दर आगे आसानी से जो डेल्टा एच लेटेस्ट एनर्जी उसको नोट कर सकेंगे सो दिस इज द साइकिल हियर This is the cycle here. The complete energy cycle is called Born Haber cycle. Now, if anyone asks you what is Born Haber cycle, जो complete energy cycle होता है उसको हम Born Haber cycle कहते हैं. तो अगर इस अब हम साइकिल के अंदर देखें तो सबसे पहले क्या हो रहा है सबसे पहले देख लेते हैं हमारा फाइनल प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है ठीक है अब सबसे पहले स्टेप नंबर वन इन स्टेप नंबर वन this sodium this here the sodium solid is reacting with the chlorine gas producing NaCl. But this is not our step number one. We will start the upward movement first. सबसे पहले हम इस एरो को देखेंगे जिसके अंदर सोडियम सॉलिड से डेल्टा हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम होते हुए सोडियम सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है गैस के अंदर फिर इन द सेकेंड स्टेप सोडियम गैस से कन्वर्ट हो रहा है आयन के अंदर तो इसलिए जब सॉलिड से कन्वर्ट होता है गैस के अंदर तो डेल्टा हीट एटोमाइजेशन आएगी सोडियम की जब गैस से कन्वर्ट होगा आयन के अंदर तो डेल्टा हीट ऑफ आयनाइजेशन कैलकुलेट होगी अब ये आयन में कन्वर्ट हो गया और आयन हमारा लास्ट टारगेट था अब क्या होगी डेल्टा एच ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन तो अब क्लोरीन अपनी गैस जो है वो कन्वर्ट होगी किस में सॉलिड से गैस फेज के अंदर अब ये जो क्लोरीन हमारे पास मौजूद है फर्दर आगे ये थर्ड स्टेप के बाद अब हम आ गए इस फोर्थ स्टेप के अंदर फोर्थ स्टेप में डेल्टा एच ई ऑफ क्लोरीन आ रही है ना व्हाट इज डेल्टा एच ई स्मॉल ई डेल्टा एच स्मॉल ई का मतलब है कि जो सोडियम है अगर हम देखें तो सोडियम को असल में जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन की और क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन देगा तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली डेल्टा एच ई ऑफ क्लोरीन का मतलब है कि एक क्लोरी आयन जो है ना एक इलेक्ट्रॉन वो रिलीज हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन से रिलीज होगा तो डेल्टा एच स्मॉल ई कैलकुलेट होगा उसका तो फोर्थ स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएगा और एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन सेपरेट करते हुए सोडियम को वो इलेक्ट्रॉन दे देगा और हमारे पास Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आपस में मिलेंगे और हमारा प्रोडक्ट बना देंगे जो है NaCl एक तो ये डायरेक्ट रिएक्शन है हमारे पास दिस इज डायरेक्ट ठीक है जिसके अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में कोलाइड मिल रहे हैं और NaC बना रहे हैं और एक इनडायरेक्ट मेथड है जिसमें ये हमारे पास स्टेप नंबर वन है जिसमें सोडियम सॉलिड से अपने गैस में कन्वर्ट हुआ है फिर ये स्टेप नंबर टू है जिसमें गैस से आयन में कन्वर्ट हुआ है और इसको हम जो है वो आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी कह रहे हैं और इसको हम एटोमाइजेशन ऑफ एनर्जी कह रहे हैं और फिर ये जो आयन्स हैं ये अब क्लोरीन एटोमाइजेशन होगी और क्लोरीन गैस के अंदर प्रोड्यूस होगी और फिर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन रिमूवल होगा जस्ट अ सेकेंड लेट मी चेंज द कलर यस यहाँ पे फिर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा ये वाला रिएक्शन पॉसिबल हो सकेगा सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लेगा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन देगा और फिर मूव करते हुए ये हमारा प्रोडक्ट NaCl बना देंगे तो बेसिकली दिस इज द बॉर्न हेबर साइकिल now let me just remove this so I can revise this topic again at the end of this slide. Okay, this table or this Born Haber cycle is really important for your
long questions, because in long question we are supposed to draw this whole table with the explanation of each and every step. So when you are explaining, kindly write the step 1 here. Just a second. इधर आप लिखें कि ये हमारे पास लॉन्ग रूट का स्टेप 1 है, ये लॉन्ग रूट का स्टेप 2 है, ये लॉन्ग रूट का स्टेप 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, और ये पहला स्टेप है हमारे शॉर्ट रूट का. एंड देन राइट द स्टेप नंबर 1, explanation of the step number 1 and explain the step number 1, then explanation of the step number 2 and explain the step number 2, then explanation of the step number 3. इसी तरह से जिस तरह से हम मैंने भी बताया उस तरह से हर चीज को एक्सप्लेन भी करते जाना है साथ. जब हम इस बॉन्ड हैबर साइकिल को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे तो फिर पीछे नंबर काटने की कोई वजह नहीं रह जाती. आफ्टर द एक्सप्लेनेशन हम आएंगे कि अब ये जो पिक्चर हमने भी बॉन्ड हैबर साइकिल की पूरी देखी है, इसके अंदर जो डेल्टा एच एक्स है हमारे पास, जो कि टोटल था, अब वो किस किस चीज के बराबर होगा. एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, यानी सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस के अंदर कन्वर्ट होना. आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, गैस का आयंस में कन्वर्ट होना. एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का गैस में कन्वर्ट होना. और इलेक्ट्रॉन रिमूवल ऑफ क्लोरीन, यानी क्लोरीन नेगेटिव के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन का रिमूव होकर सोडियम के पास जाना. ये वो चार चीजें जिसके ऊपर हमारी टोटल साइकिल की डेल्टा एच एक्स डिपेंड कर रही है. जो फर्स्ट टू स्टेजेस हैं इस प्रोसेस की, यानी ये पहली दो स्टेजेस जिसमें ऑटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, आयनाइजेशन ऑफ सोडियम हुआ था, जो है वो इन्वॉल्व रहती हैं अराउंड द एटोमाइजेशन एंड आयनाइजेशन ऑफ सोडियम. द हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन. जो ऑटोमाइजेशन ऑफ सोडियम है वो बेसिकली बराबर होती है हीट ऑफ फ्यूजन के, या फिर हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सोडियम. इन सारी चीजों के बराबर होगी. अब जो पहला हमारा, हम इसे एक्सप्लेन करते हैं स्टेप वाइज. जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी है सोडियम की, ये हमें मिलती है, सोडियम सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है सोडियम गैस के अंदर, और हमारे पास डेल्टा एच एटोमाइजेशन आ जाती है 108 किलो जॉल पर मोल. इसी तरह से सोडियम गैस कन्वर्ट होती है सोडियम आयन के अंदर, और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है. ठीक है, और ये जो प्लस चार्ज इसके ऊपर अब आ गया है, उसकी डेल्टा हीट ऑफ आयनाइजेशन आ गई 496. यानी अब पहले दोनों स्टेप्स की डेल्टा हीट हमारे पास मौजूद है. जो तीसरा, जो थर्ड और फोर्थ स्टेजेस है डेल्टा एच की एक्सप्रेशन में, वो है ऑटोमाइजेशन ऑफ द क्लोरीन, क्लोरीन का ऑटोमाइजेशन होना, और कन्वर्जन ऑफ क्लोरीन एटम्स टू द क्लोराइड आयन, और क्लोरीन एटम का क्लोराइड आयन के अंदर कन्वर्ट होना. ये जो दोनों बाद वाले प्रोसेस हैं, इनको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, ये जो मैं ई या ये इलेक्ट्रॉन रिमूव की बात करती हूँ, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन भी कहलाता है. जो हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ क्लोरीन है, उसको अगर हमने ऑप्टेन करना है तो सबसे पहले इसका ऑटोमाइजेशन हम नोट करेंगे. 1/2 क्लोरीन का क्लोरीन गैस के अंदर कन्वर्ट होना. डेल्टा हीट ऑफ ऑटोमाइजेशन आ गई है -121 किलो जॉल पर मोल. जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है फॉर द क्लोरीन कैन आल्सो बी फाउंड बाय सिमिलर मेथड, यानी जो इलेक्ट्रॉन रिमूवल है या इलेक्ट्रॉन, यस, जो इलेक्ट्रॉन को निकालने की हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो कैपेसिटी है, वो देखें, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है और Cl नेगेटिव हमारा जो बन रहा है, इसकी हमारे पास डेल्टा हीट ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आई है -349 किलो जॉल पर मोल. तो डेल्टा एच जो टोटल हमारे पास डेल्टा एच एक्स वो क्या आई है, सबसे पहले सोडियम की दोनों लिखेंगे 108496, फिर +121 हमारे पास किसकी आ गई, ये ऑटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन की, और फिर डेल्टा एच ई आ गई है ऑफ क्लोरीन विच इज -349. जब हमने इन सब को एडअप या ये अकॉर्डिंग टू दियर साइन सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 376 किलो जॉल पर मोल. इसका मतलब जो टोटल हीट ऑफ या टोटल हीट ऑफ लेटेस्ट एनर्जी है हमारे सोडियम क्लोराइड की, वो है 349. जो लेटेस्ट एनर्जी है सोडियम क्लोराइड की, वो हमारे पास अब फाइंड होगी. ठीक है, ये अभी हमारे पास टोटल एनर्जी डेल्टा एच एक्स आई है. ठीक है, अब नाउ अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी हम लोग इसे फाइंड करेंगे. नाउ इफ यू सी, सो ये है डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन, जो कि हमें ऑलरेडी पता है, सोडियम क्लोराइड के डायरेक्ट रिएक्शन से हमें डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन पता है. ये है डेल्टा एच नॉट एल, जो कि लेटेस्ट एनर्जी है, जो कि हमें फाइंड करनी है. और ये है डेल्टा एच एक्स, जो कि है हमारी टोटल एनर्जी.
अब हमें डेल्टा एच एल नहीं पता, लेकिन डेल्टा एच एफ और डेल्टा एच एक्स पता है. सो ऑन सॉल्विंग, जब हम -411 में से माइनस करेंगे 787 किलो जॉल पर मोल ऑफ एनर्जी, तो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी आ जाएगी. लेटेस्ट एनर्जी हमें अच्छा आइडिया, वाई लेटेस्ट एनर्जी इज इंपॉर्टेंट, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन आता है वाई लेटेस्ट एनर्जी इज इम्पॉर्टेंट, देन लेटेस्ट एनर्जी हमें देता है कुछ आइडिया ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन in crystalline form, sodium chloride. Lattice energy are very helpful in discussing the structure, bonding and the properties of ionic compound. जो लेटेस्ट एनर्जी है ये हमें आइडिया देता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सोडियम और क्लोरीन. सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका हमें अच्छा आइडिया देता है. जो लेटेस्ट एनर्जी है बहुत हेल्पफुल होती है इन डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड के बीच का स्ट्रक्चर ओवरऑल क्या है, दो जो आयन्स आपस में मिल रहे हैं इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, और दोनों आयन्स की बॉन्डिंग क्या है, बॉन्डिंग के अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड हमारे पास क्या है, इन सारी चीजों को बताना जो लेटेस्ट एनर्जी का कॉन्सेप्ट है. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. So now, for the more clarification, I'm going to show you a video on the Born Haber cycle, and after that, we will move towards our next topic. In this video, we're going to talk about how to use the Born Haber cycle in order to calculate the enthalpy of formation of magnesium fluoride. Now, in order to do so, we need to write the reaction that corresponds to that. So we need to write the formation of magnesium fluoride from its elements in its natural state. And we only should have 1 mole of MgF2 on the right side. Now, magnesium fluoride is a solid in its natural state, and it's composed of magnesium metal and fluorine gas. So you got to write the natural states of these elements. So the energy change that corresponds to that reaction is known as the enthalpy of formation of MgF2. Now we need to use this information in such a way where we could find the enthalpy of formation of magnesium fluoride. So we need to write the reactions that corresponds to the lattice energy and the ionization energies of Mg, and adjust it in such a way according to Hess's law so that we can calculate the enthalpy for that reaction. So how can we do this? Well, the first thing we need to do is write the reaction that corresponds to the lattice energy for MgF2. The lattice energy is the energy change that occurs when gaseous ions react together to form a solid ionic compound. So in the case of MgF2, the gaseous ions that are combining will be the magnesium plus 2 ion in its gaseous state, plus 2 fluoride ions, which will produce 1 mole of solid magnesium fluoride. So the energy change that corresponds to that reaction is negative 2,957. So now we need to write a reaction that corresponds to the first ionization energy of Mg. The ionization energy is the energy that's required to remove an electron from a gaseous atom. So we got to start with gaseous magnesium, and we need to take off 1 electron, so it's going to turn into Mg plus while still in the gaseous state. With 1 electron removed. So the energy change for that is positive 735. Now let's move on to the second ionization energy of magnesium. So we're going to start with this ion and remove another electron from it. So now we're going to have the magnesium 2 plus ion still in the gaseous state, and another electron is removed from that ion.
And so the energy change that corresponds to this reaction is positive 1445. So notice that we can cancel Mg plus. Keep in mind, our goal is to add up all the reactions until we get this reaction. So that's our focus. We already have solid magnesium fluoride on the right side, so we need to make sure that we don't cancel that term. Now, what reaction can we write for the bond energy of fluorine? So the fluorine molecule contains a single bond. The bond energy is the energy required to break this bond, and that's going to produce 2 fluorine atoms. So the bond energy for F2 is the energy that's needed to break 1 mole of fluorine, which is in its gaseous state, into 2 gaseous fluorine atoms. And so that's going to be positive 159. Next, we have the electron affinity of fluorine. Electron affinity is associated with the energy change that is released or absorbed in a reaction when a gaseous atom acquires an electron. So in this case, we're dealing with gaseous fluorine. So a fluorine atom acquires 1 electron to produce the fluoride ion, and the energy change is negative 328. Now, we can't leave that reaction like that. We're going to have to modify it. And here are some clues that tell you why. Notice that you have 2 gaseous fluorine atoms. Here you have 1. And the gaseous fluorine atoms are not part of this reaction. We have a gaseous fluorine molecule, but not a gaseous fluorine atom. So therefore, we need these 2 to cancel, which indicates that we need to multiply the bond energy reaction by 2. Plus, we have 2 fluoride ions on the left, which means we need this to be 2 in order for them to cancel. So we're going to multiply that reaction by 2. So I'm going to put a 2 here, another 2 there, and 2 fluoride ions. So now the energy change was negative 328, but we need to change it. Since we multiply the reaction by 2, we need to multiply the energy change by 2. So negative 328 times 2 is negative 656 kilojoules per mole. So now let's see what we can cancel. So we can cancel the 2 fluoride ions that's in the gaseous state. We can also cancel the 2 gaseous fluorine atoms. And we can also cancel the electrons. Here we have 2 electrons on the right side and 2 on the left side. So far we have F2 on the left. The only thing we're missing is Mg on the left. So let's move on to the next reaction. Now before we do that, there's something else that we can cancel. I don't know if you caught it, but I didn't see it before, but I see it now. We can cancel the magnesium plus 2 ion. So now let's move on to our next step. The enthalpy of The enthalpy of sublimation of magnesium. So what does the word sublimation mean? Sublimation is a physical process where a solid is directly converted to a gas. It skips the liquid phase. So the sublimation of magnesium will be changing solid magnesium into gaseous magnesium, and that's an endothermic process. So that's why the energy change is positive. So it's positive 150 for that. And now notice that we could cancel gaseous magnesium. So now we have everything that we need. On the left side, we have solid magnesium. So I'm just going to write that as Mg. And on the left side, we have gaseous molecular fluorine. So plus F2 gas. And on the right side, the only thing that's not canceled is solid magnesium fluoride. So because we added all 6 of these reactions to get this reaction, to calculate the energy change of that reaction, all we need to do is add up these values according to Hess's law. So let's go ahead and do that.
So we have negative 2,597 plus 735 plus 1445 plus 159 minus 656 plus 150. And so you should get an energy change of negative 1,124 kilojoules per mole. So this value right here is the enthalpy of formation of solid magnesium fluoride produced from its elements in their natural states. And keep in mind, that's the enthalpy just for the formation of 1 mole of magnesium fluoride. If you multiplied it and made it 2 moles, this would double to negative 2,248. So that concludes this video. Now you know how to use the Born Haber cycle in order to calculate the. Okay, that was an explanation for the Born Haber cycle. If you have any question related to the Born Haber cycle, you can ask me next 1 minute. Otherwise, we will start our next, which is last topic, few numericals. We will solve few numericals here now. If you have any question, you can ask me first. Content is uploading. I'm generating a poll. Kindly attempt this poll in next 30 seconds. I'm ending the poll now. Okay, let's just solve one or two numericals which are related to the enthalpy. So we have a numerical which is when the 2 moles of H2, यानी हाइड्रोजन के जब 2 मोल्स और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेगा एट 100 डिग्री सी, 100 डिग्री सी का टेम्परेचर है, 1 टॉर का प्रेशर है, 1 टॉर के प्रेशर पे जब 100 डिग्री सी के ऊपर रिएक्ट करेगा 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द 2 मोल्स ऑफ गैसियस वाटर, हमारे पास पानी बन रहा है जो कि 2 मोल है. अब हम लोगों को ये जितने भी मोल्स हैं इन्हें ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा. I'm repeating the question that जब 2 moles of hydrogen 1 mole of oxygen के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी H2 और एक ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर 100 डिग्री सी है, प्रेशर 1 टॉर है, ठीक है, टू प्रोड्यूस द 2 moles of gaseous water 484.5 किलो जूल्स ऑफ द एनर्जी आर इवॉल्व्ड. ठीक है, अब इससे इधर ही हम दो बातें साइड पे करके लिख लेते हैं. नंबर 1 पॉइंट, माय पेन, नंबर 1 पॉइंट की ये जो 484 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है ये है पॉजिटिव में, यानी रिएक्शन एंडोथर्मिक था, रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं था. दूसरी, इवॉल्व हुई है, बाहर आई है, इसका मतलब रिएक्शन के अंदर हमने फोकस एंडोथर्मिक कंडीशंस के ऊपर करना है. व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ, अब उन्होंने हमसे पूछा कि वैल्यूज किसकी क्या होंगी, डेल्टा एच यानी इंटरनल एनर्जी की वैल्यूज और डेल्टा ई इंथैल्पी की वैल्यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर गैस. ये जो गैस बना है हमारे पास पानी, इसके अंदर डेल्टा एच कितना होगा और डेल्टा ई कितना होगा. डेल्टा एच और डेल्टा ई यानी
डेल्टा एच इंथैल्पी और डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी की वैल्यूज क्या होंगी. द रिएक्शन इज अकरिंग एट द कांस्टेंट प्रेशर. सबसे पहले हम कहेंगे जो रिएक्शन है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, यानी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलके 2 मोल पानी बना रहे हैं 2H2. ये हमें केमिकल बैलेंस इक्वेशन से पता चल जाता है. इंथैल्पी चेंज फॉर द 1 मोल ऑफ वाटर वेपर. जो इंथैल्पी चेंज है, ठीक है, अब इंथैल्पी की बात हो रही है यानी हाइड्रोजन की एच की बात हो रही है, सॉरी. तो जो डेल्टा एच है, जो इंथैल्पी चेंज है 1 मोल ऑफ वाटर वेपर के लिए, वो हमारे पास आ जाएगा. इफ यू सी दिस 484. 484 डिवाइड बाय द 2 मोल्स ऑफ वाटर. टोटल कितने मोल्स ऑफ पानी हमारे पास आए हैं? 2. तो हम टोटल एनर्जी को डिवाइड कर देंगे जितने मोल्स बने हमारे पास प्रोडक्ट के. 2 मोल्स पानी के बने 484 से. वी विल डिवाइड दिस एंड वी गेट एन आंसर. द माइनस साइन जो हमारे पास, अब इधर ये जो माइनस साइन हमारे पास आई, ये शो करता है कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है और प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर हुआ है. अब अगर हम इक्वेशन देखें तो इक्वेशन से हमने क्या निकाला था कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है. बट जब हमने डेल्टा एच यानी इंथैल्पी चेंज, यू शुड क्वेश्चन हेयर कि हम जो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है वो तो सिर्फ हम इंथैल्पी चेंज से कर सकते हैं. तो हमने सिर्फ ऊपर ये पढ़ के कि इतनी एनर्जी इवॉल्व हुई है, इसलिए कैसे लगा लिया अंदाजा कि ये एक्सो है या एंडो है. तो यस, हम उस पॉइंट से नहीं अंदाजा लगा सकते. जब हमने डेल्टा एच कैलकुलेट किया अब इधर यानी इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट किया, तो उससे हमें पता चला कि -240 2.74 जो है वो किलो जॉल ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है. इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक था. टू कैलकुलेट द डेल्टा ई, अब अगर हम लोगों ने, अब हमने इंटरनल एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है. इफ यू रिमेंबर, जो डेल्टा ई था उसके हमारे पास फॉर्मूला था जो डेल्टा एच है, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी. नाउ ये कैसे आया? ये हमारे पास आया Q प्लस डब्ल्यू. डब्ल्यू हमारा वर्क डन था. वर्क डन हम हमेशा प्रेशर वॉल्यूम का लेते हैं और जो क्यू है वो हमारी इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंट करती है. तो इससे हमने ये वाली इक्वेशन निकाली है कि जो टोटल हमारे पास इंटरनल एनर्जी आती है वो बराबर होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड पी डेल्टा वी. अब जो पीवी है, अ, सबसे पहले हमने पी डेल्टा वी फाइंड करनी है. तो हम आइडियल गैस इक्वेशन फ्रॉम आर चैप्टर नंबर 1 लेंगे, जिसमें हमें पता है कि जो पीवी है वो बराबर होती है एन आर टी के, यानी पी डेल्टा वी बराबर होगा डेल्टा एन आर टी के. डेल्टा एन नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट. तो 2 मोल्स, 2 मोल्स माइनस 3 मोल्स इज इक्वल टू -1 मोल्स. क्योंकि हमने माइनस करना है तो रिएक्टेंट में अब 3 मोल कैसे हैं? 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, तो वो हो गया 3 मोल्स. और प्रोडक्ट में तो 2 मोल्स ऑफ पानी बना है, तो 2 - 3 = -1. जो आर है इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू याद कर लेनी है 81314 किलो जॉल पर मोल. और टेम्परेचर हमें पता है, टेम्परेचर हमारा जो है वो कांस्टेंट है. अब हमारे पास जो पी डेल्टा वी डेल्टा एन आर टी आई है उसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे और पी डेल्टा वी की हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई है. अब दिस इज द वैल्यू फॉर द 2 मोल्स ऑफ वाटर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर. अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 2 मोल्स के लिए आई है. इफ यू रिमेम्बर हमने 2 - 3 किया है, यानी ये 2 मोल्स को हमने डील किया. अब अगर हमने 1 मोल की लेनी है तो हम ये इस वाली वैल्यू को डिवाइड बाय 2 कर देंगे एंड वी गेट एन आंसर. On substituting these value into the equation 4, अब अगर we remember delta H is equal to delta E plus P delta V की equation है, इसके अंदर अगर हम वैल्यूज डालें अपनी, अब जो हमारे पास P delta V की वैल्यूज आ गई हैं तो वो इस तरह से सॉल्व की जाएंगी. जब हम पूरी इक्वेशन को, यानी ये देखें इधर P डेल्टा V की वैल्यू चेक हमारे पास आ गई है, डेल्टा E की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डेल्टा H की वैल्यू तो हमने निकाल ली है. ये देखें डेल्टा H की वैल्यू हमने निकाल ली है -242. तो -242 में से हमने माइनस की है अपनी पी डेल्टा वी की वैल्यू और हमारे पास आंसर आ गया है इंटरनल एनर्जी का डेल्टा ई का, जो आई है -240.6. और ये भी आंसर नेगेटिव में, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया जो ओवरऑल रिएक्शन था वो एंडोथर्मिक रिएक्शन था और एनर्जी इवॉल्व हो रही थी, एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही थी.
Okay, if you have any question related to this numerical, you can ask me next 1 minute. Okay, so you have no question. I will repeat the topic of the Born Haber cycle and this numerical again, and we will end this lecture here. Tomorrow we will clarify all other numericals in our chapter along with the revision of this whole chapter starting from the day one lecture, which is um, the internal energy, the system surround concept, and then the enthalpy, the measurement of enthalpy, and after that the Born-Haber cycle and Hess law. What was the Born-Haber cycle? Born-Haber cycle basically हमारे Hess law की best application consider होती है और इन दोनों स्टेटमेंट्स या इन दोनों लॉज के अकॉर्डिंग अगर साइक्लिक प्रोसेस हो तो उसकी जो टोटल एनर्जी चेंज है वो हमेशा जीरो होता है. Due to Born-Haber cycle, we are unable to calculate the lattice energy of the binary ionic compound. जो binary ionic compounds हैं यानी दो आयन से मुश्तमिल compounds उनकी lattice energy calculate करने के लिए हमें Born-Haber cycle को इस्तेमाल करना पड़ता है. जो lattice energy है वो basically ionic crystal की होती है और वो enthalpy of formation होती है 1 mole of ionic compound from gaseous state. यानी ionic compound का बनना अपनी gaseous state से 1 मोल का आयनिक कंपाउंड का बनना गैसियस स्टेट से एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी कहलाता है. तो बेसिकली जो हमारे पास आइंस होंगे जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में हो. फर्स्ट दे विल कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, लिक्विड टू गैसियस टू आयनिक स्टेट एंड देन दे विल कन्वर्ट इट इनटू 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड. और ये सारा प्रोसेस हमें 1 atm 25 डिग्री सी पे करना पड़ता है क्योंकि ये हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन है जिसके अंदर प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 25 डिग्री से होगा. दस द जो लेटेस्ट एनर्जी हमारे सोडियम क्लोराइड की वो हमारे पास आ जाती है -787 किलो जॉल पर मोल. पर इसको कैलकुलेट करना इज नॉट दैट सिंपल. हमें अगर सोडियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो वी हैव टू गो थ्रू अ होल एनर्जी साइकिल. लेट्स सी दिस साइकिल. बेसिकली हमारे पास डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आ जाती है बट टू कैलकुलेट द डेल्टा हीट ऑफ लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए वी मस्ट हैव सम काइंड ऑफ अदर वैल्यूज. तो अब हमने क्या किया, हमने बॉन्ड हैबर साइकिल पूरा एनर्जी साइकिल बना लिया जिसके अंदर पहले स्टेप में सोडियम सॉलिड से लिक्विड के अंदर और दूसरे स्टेप में लिक्विड से सॉलिड से गैस के अंदर और दूसरे स्टेप में गैस से आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. इसी तरह से क्लोरीन सबसे पहले 1/2 क्लोरीन की गैसियस स्टेट से सिंपल क्लोरीन 1 क्लोरीन गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और सेकेंड स्टेप में वो गैसियस स्टेट जो है वो आयनिक स्टेट में कन्वर्ट हो रही है. इन लास्ट स्टेप इन फिफ्थ स्टेप हमारे दोनों आइंस जो कि सोडियम और क्लोरीन आइन हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके बॉन्ड बना देते हैं विच इज NaCl बॉन्ड जो कि हमारा लास्ट टारगेट है. सो इन स्टेप वन जिसमें हमारा जो सोडियम है इन स्टेप वन जिसमें हमारा सोडियम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है वो है ऑटोमाइजेशन का स्टेप ऑफ सोडियम. स्टेप टू जिसमें गैस से आयन में कन्वर्ट हो रहा है वो है आयनाइजेशन ऑफ सोडियम स्टेप. स्टेप थ्री ऑटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन स्टेप. स्टेप फोर electron affinity of chlorine step. Step 5 lattice energy of NaCl step because 1 mole of NaCl is formed here after the combining of sodium ion and chlorine ion. So this is the D1 is the direct step. Now if we want to know कि डेल्टा एच एक्स टोटल क्या है तो हमें डेल्टा एच ऑटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, डेल्टा आई आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, डेल्टा एच ऑटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन को कंबाइन करना पड़ेगा. आफ्टर कंबाइनिंग
After combining we get the value 376 kilojoule per mole जो कि है delta HX of NaCl. अब हमें फाइंड करनी है डेल्टा एच लेटेस्ट एनर्जी. टू कैलकुलेट द डेल्टा एच स्मॉल एल हम एक इक्वेशन लगाते हैं कि डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन बराबर है डेल्टा एच लेटेस्ट एनर्जी प्लस डेल्टा एच एक्स यानी जो टोटल है उसके. अब डेल्टा एच एक्स हमें पता है, हमने कैलकुलेट कर लिया है, और डेल्टा एच नॉट एल भी हमें पता है. वो भी हम सॉरी डेल्टा एच एफ नॉट हमने कैलकुलेट कर लिया है. अब हम इसको साइड पे ले जाएंगे और डेल्टा एच एफ में से डेल्टा एच एक्स को माइनस करेंगे एंड वी गेट वैल्यू ऑफ -787 किलो जॉल पर मोल. वो जो कि लेटेस्ट एनर्जी है हमारे पास की सोडियम NaCl की लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास आ गई है. 1 मोल ऑफ NaCl बनने की जो लेटेस्ट एनर्जी है वो है -787 किलो जॉल पर मोल. नाउ इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन द लॉन्ग क्वेश्चन वी हैव टू draw the table, and by stepwise explanation we will explain all the steps of atomization and electron affinity step. After that we will calculate the delta hx. After that we will calculate the delta h lattice energy by subtracting the delta h naught formation from delta h l x, which is total energy, and we get the value of delta h lattice energy of formation of 1 mole of sodium chloride yani कि ionic compound from the gaseous state. So that's all for today's lecture. If you have any question you can ask me, if not then you can ask me the question in the first 5 minutes of your next lecture. Thank you and Allah Hafiz.